नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सीताराम। बिहार में ये जो पार्टियां हैं, ये जो जाति जनगणना की जो मांग कर रही हैं, जो जाति जनगणना जो करवाना चाहती हैं, शायद उनको मालूम नहीं है कि जाति जनगणना कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना भयंकर होगा, वो कितना खतरनाक होगा। ये कहते हैं कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और तुम्हारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो उससे जाति जनगणना करने से तुम्हारा समाज क्या अगड़ा हो जाएगा। अपनी सत्ता के हवस के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई मरे या जिए, किसी का घर उजड़े, किसी की पत्नी मरे, किसी की औरतें मरे, बच्चे मरे, इनको कोई लेना देना नहीं है, मगर इनको सिर्फ सत्ता में बने रहना है। पहली बात तो जाति जनगणना कराना राज्य सरकार का काम नहीं है, क्योंकि जनगणना एक्ट 1948 का अगर आर्टिकल 246 देखें तो जनगणना कराने का, जाति जो जनगणना है, जाति जनगणना कराने का जो पावर है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास में ये पावर नहीं है। मगर फिर भी बिहार की सरकार करवा रही है। हो सकता है उनकी इंटेंशन कुछ अलग टाइप की हो। आपको मालूम है ये जितने भी छोटे छोटे जो क्षत्रिय दल जो निकले हैं, बने हैं, ये कैसे बने, कहाँ से आए हैं? ये सारे के सारे क्षेत्रीय जो दल हैं, ये सारे के सारे जेपी आंदोलन से निकले हैं। चाहे वो बिहार के अंदर लालू की पार्टी हो, मुलायम की पार्टी हो, यूपी में मुलायम की पार्टी हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे उड़ीसा में बिजू पटनायक की बिजू दल हो, जनता दल हो, ये सारे के सारे जितने भी ये दल हैं, ये सारे के सारे जेपी आंदोलन से निकले हैं। और जैसे ही जेपी आंदोलन में से जब ये निकले थे, तो जब इन्होंने जब ये दल बनाए थे, उस वक्त इनकी एक राजनीतिक हैसियत इस प्रकार की नहीं थी। ये राजनीति की किसी भी लेवल पर स्टैंड नहीं करते थे। मगर जेपी आंदोलन खत्म होने के बाद में इन्होंने छोटे छोटे दल बना लिए और उसके बाद में इन्होंने सरकारें बनाई। लेकिन जब मंडल कमीशन आया तो उस वक्त दिल्ली में जो बच्चे थे, जो जनरल कास्ट के जो बच्चे थे, उन्होंने, बहुत बच्चों ने आत्मदाह किया। पूरे देश के अंदर कितना हंगामा हुआ, कितना देश के अंदर षड्यंत्र हुआ उस वक्त। मगर जैसे ही मंडल कमीशन ख़त्म हुआ, इन्होंने मंडल कमीशन को भुना करके ये छोटे छोटे राजनीतिक दल बना लिए और दल बना के फिर इन्होंने अपने अपने राज्यों में सरकारें बनाई। बिहार में सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में सरकारें बनी, और सरकार बनने के बाद इन्होंने सोचा कि अभी सरकार तो बन गई, लेकिन अभी इनको रिवाइवल कैसे करें, जातियों में रिवाइवल कैसे करें। क्योंकि खुद को तो जातियों में रिवाइवल कर सकते हैं, मगर राजनीतिक रिवाइवल जातियों के आधार पर कैसे हो। क्योंकि अभी 10 साल से जाति की राजनीति तो अभी हो नहीं रही है देश के अंदर, क्योंकि पूरी जनता ने जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति को नकार दिया है पूरी तरह से। तो अब इनका अगला स्टैंड, अगला कदम क्या है, क्या होगा कि ये कास्ट की जनगणना जो करवा रहे हैं, इन अगला इनका कदम होगा कि जैसे कि समाज में 40% जो लोग हैं वो ओबीसी हैं और 25% जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, 15% एसटी कास्ट हैं। तो ये हो गया समाज में इनका रिप्रेजेंटेशन इतना है इनका अलग अलग समाज से। तो अभी ये इन समाजों को इस आंकड़े के मुताबिक बांट करके, परसेंटेज के हिसाब से बांट करके, फिर ये एक आंदोलन क्रिएट करेंगे। फिर ये भड़काऊ बयान भाषण करेंगे और आपस में ये दलित बनाम स्वर्ण, दलित बनाम एसटी, दलित बनाम शेड्यूल कास्ट, ये ऐसे आपस में लड़ाएंगे आरक्षण के नाम पर।
क्योंकि इनको देश में क्या होगा क्या नहीं होगा इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद है जैसे भी करके तैसे भी करके सत्ता में बने रहना, और सत्ता को हथियाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। इन लोगों की सत्ता की भूख खत्म कब होगी? इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, इनकी माताजी मुख्यमंत्री रहे, अब ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, फिर इनके बच्चे मुख्यमंत्री। कितना राज करेंगे, कितना राज करने की लालसा है इन लोगों के अंदर। ये चारा घोटाले से और प्राइवेट जेट तक पहुंच गए हैं। अब कुछ दिन पहले लालू के सपुत्र प्राइवेट जेट में बैठ के चाय पीते एक फोटो, एक सेल्फी लेकर उसको वायरल कर रहे हैं, और ये झंडा उठाए घूम रहे हैं पिछड़ों का। इनको शर्म नहीं आती है कि जिन पिछड़ों के नाम से आप झंडा उठा करके घूम रहे हैं, आप पार्टी बना करके घूम रहे हैं, इन लोगों को बरगला करके आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा आपको शायद पता नहीं है। अगर जाति के आधार पर जनगणना हुई, इतनी भयंकर आग इस देश में लगेगी कि वो बुझा ही नहीं बुझेगी। एक छोटा सा राज्य मणिपुर के अंदर है, 2 जातियों के अंदर वायलेंस हुआ, उसको शांत करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को 3 से 4 महीने लग गए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी हो रही, जो वायलेंस हो रहा है, उसको शांत करने में, उसको नॉर्मल करने में एजेंसियों को 30-35 साल लगभग लग गया है, जबकि पूरा कश्मीर एक एरिया 100 किलोमीटर बाई 55 किलोमीटर का टोटल, उसको कंट्रोल करने में सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को 30 से 35 साल लगे हैं। एक नूह का एक छोटी सी दुर्घटना थी, एक कस्बे का मामला था हिंदू मुस्लिम का, उसको कंट्रोल करने में 5-6 दिन लग गए पुलिस को, उसमें भी 6 व्यक्ति मारे गए। अगर जातियों का, जब ये जातियों में जाति की जनगणना होगी, जब जातियों को ये लड़ाएंगे, देश में 80 करोड़ हिंदू हैं और उनके अंदर ओबीसी में कितनी जातियां आती हैं, शेड्यूल कास्ट में कितनी जातियां आती हैं, एसटी में कितनी जातियां आती हैं, जनरल में कितनी जातियां आती हैं। जब ये आपस में एक दूसरे से लड़ने लगेंगी तो कितना बड़ा वायलेंस इस देश के अंदर होगा। क्या उसको कंट्रोल करने के लिए देश के पास इतनी फोर्स है, इतनी पुलिस है, इतनी पैरामिलिट्री पुलिस है? क्योंकि आर्मी को देश की जनता के खिलाफ एक्शन कर नहीं सकती, तो क्या पुलिस और पैरामिलिट्री पुलिस जो है, पैरामिलिट्री क्या इस पर कंट्रोल कर पाएगी? इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पहले देश के अंदर, देश की राजनीति में धर्म के आधार पर वायलेंस हुआ, उसको कुछ हद तक सरकार ने कंट्रोल किया। अब ये जाति की जनगणना के आधार पर जाति, अभी कास्ट और लिंग्विस्टिक के आधार पे तमिल बनाम हिंदी, भाषा के आधार पे और जाति के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो अंदर ऐसी अगर देश के अंदर ऐसे अगर पौध तैयार कर रहे हैं, तो बाहर तो लोग बैठे इंतजार के अंदर, पाकिस्तान बैठा है, ISI बैठी है, चाइना बैठा है, यूरोप बैठा है, अमेरिका बैठा है, वो तो पहले ही मौके की तलाश में बैठे हैं। क्योंकि ये लोग भारत की आर्मी से तो लड़ नहीं सकते, तो ये अंदर में फूट डालेंगे, जातियों में जहर घोलेंगे। यूनियन संघ बहुत बड़ी ताकत थी, यूनियन संघ बहुत बड़ा था। यूनियन संघ की आर्मी इतनी थी, उनकी गिनती नहीं कर सकते। उनके पास हजारों की तादाद में परमाणु बम थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यूनियन संघ को अंदर से तोड़ा, 25-20 टुकड़े किए यूनियन संघ के, और यूनियन संघ को कमज़ोर करके यूनियन संघ के टुकड़े करके रख दिए। आज अगर देश के अंदर 15-20 टुकड़े अगर कर देते हैं ये, या 7-8 ही टुकड़े कर देते हैं, तो उस चीज़ को इनको हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत चलाने में, हिंदुस्तान को दबाने में इनको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेज़ों को आज भी टीस है। अंग्रेज बाहर से चले तो गए,
लेकिन आज भी उनको टीस है कि हम भारत से आ कैसे गए। और इसलिए जितने भी भारत में, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे देश को लूटने वाले हों, ये जितने भी लोग भाग कर जाते सारे यूके में जाते हैं। इन सबको यूके में ही शरण मिलती है, क्योंकि उनका मकसद यही है कि जो भी भारत के खिलाफ जो काम करेगा, जो भारत के खिलाफ बोलेगा, भारत को तोड़ने की बात करेगा, उन सबको शरण देता है यूके। और इसीलिए यूके के अंदर वहाँ की कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको इनवाइट करते हैं, यहाँ के जो वकील लोग होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, यहाँ की और भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको वहाँ पे बुलाते हैं, उनको अपनी कॉन्फ्रेंस में चाय पानी पिलाते हैं, उनकी आवा भगत करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जरूरत पड़ने पर उनको यहाँ हिंदुस्तान में यूज किया जा सके। और अंदर ये देश के अंदर बैठे हुए हैं जो आज जाति जनगणना के आधार पर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। अगर जाति जनगणना देश के अंदर हुई, इतना बड़ा गृह युद्ध होगा कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब बंटवारा हुआ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जब बंटवारा हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन 1936 तक देश में इस प्रकार का कोई भी माहौल नहीं था कि देश के बंटवारे होंगे। जब आज़ाद होगा देश तो देश के बंटवारे होंगे। इन 10 साल बल्कि जिन्ना यहाँ से परेशान होकर पाकिस्तान जा चुका था। फिर उस 10 साल के अंदर मुस्लिम लीग तैयार किया, उनको सपोर्ट भी मिला, वोट भी मिला, हर प्रकार की मदद मिली। उन्होंने इस प्रकार का एक नैरेटिव तैयार किया कि 10 साल के अंदर अंदर देश का विभाजन कर डाला। और जिन्ना के कहने से एक्शन डे हुआ, दुनिया भर के हजारों लाखों लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, मुस्लिम मारे गए। जब इतना हो सकता है, एक धार्मिक आधार पे एक छोटा सा संगठन देश के टुकड़े कर सकता है, जातियों में धर्म में बांट सकता है, तो जब हिंदुस्तान के अंदर जब जातियों के अंदर 80 करोड़ हिंदुओं के अंदर आपसी जब युद्ध होगा, आपसी जब झगड़ा होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कैपेसिटी है हिंदुस्तान सरकार की? क्या इतनी हिंदुस्तान सरकार के पास पुलिस फोर्स है? क्या पैरामिलिट्री फोर्स है? क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल कर पाएगी? और जिन परिवारों का कोई व्यक्ति मरेगा और जिस दूसरी अगर जाति के व्यक्ति के हाथ से मारेगा, तो उनके अंदर जो दुश्मनी जो पैदा होगी वो कई पीढ़ियों तक ख़त्म होने वाली नहीं है, और शायद कभी ज़िंदगी में ख़त्म भी ना हो। इस प्रकार का ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ वोट पाने के लिए, सिर्फ सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। इनके दादा प्रधानमंत्री थे, इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, अब ये प्रधानमंत्री। कितनी सत्ता है, ये भूख है इन लोगों को, कितनी आग लगाना चाहते हैं। पूरा देश को लूट डाला इन्होंने, कितना और लूटना चाहते हैं। मगर ये गारंटी बात है, अगर देश के अंदर जाति जनगणना हुई तो देश का वो बुरा हाल होगा, देश बहुत साल पीछे हो जाएगा। और उस गृह युद्ध को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और फिर उधर से पाकिस्तान की ISI है, उधर चाइना है, उधर अमेरिका है, उधर यूरोप है, क्योंकि उन सबको पता है कि हिंदुस्तान एक उभरता हुआ कंट्री है, बहुत तेज़ गति से उभर रहा है, बहुत तेज़ गति से विकास कर रहा है। हिमालय पर्वत से लेके और आप तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल तक चले जाओ, इतने पोर्ट, इतने बंदरगाह हैं, इतने देश के अंदर धनाढ्य सिटी हैं, इतना सब कुछ इस देश के अंदर पैदा होता है। और अभी थोड़े दिन में ग्लोबल लेवल पे हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे पहुंचने वाला देश है। तो ये सब चीज़ें इनको, वेस्टर्न को, ये जो है इनको हजम नहीं होने वाली है। कोई किसी का दोस्त नहीं है, ना अमेरिका भारत का दोस्त है, ना इजराइल भारत का दोस्त है, ना भारत
खुद किसी का दोस्त है। ये सिर्फ नेशनल मैटर के अंदर, नेशनल मामलों के अंदर अगर भारत का नेशनल मामला अगर अमेरिका से मिल रहा है, मैच खा रहा है, तो वहीं तक दोस्त है। इजराइल से खा रहा है तो वहीं तक दोस्त है। और एक बाउंडेशन है उस दोस्ती की, ये नहीं है कि वो कोई एक निजी दोस्ती है। एक नेशनल मुद्दों पर, एक नेशनल व्यापार के लिए, एक नेशनल मुद्दों पर दोस्ती है सिर्फ, कोई किसी का दोस्त नहीं है। मगर इस देश के अंदर जो बैठे हुए जो गद्दार हैं, जो सत्ता के भूखे, जो भेड़िए हैं, इनको देश के और देश की जनता से, देश की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता की भूख, इनको सत्ता जैसे मिल जाए, जैसे करके सत्ता मिल जाए। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ, पहली बात तो जनगणना करना राज्य के अधीन नहीं है, राज्यों का अधिकार नहीं है जातीय जनगणना करने का, ये केंद्र सरकार को है। अगर फिर भी बिहार सरकार अगर जातीय जनगणना करवाती है तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। 80 करोड़ हिंदुओं में आपसी ऐसा गृह युद्ध होगा, वो संभाले नहीं संभलेगा, इनको पता नहीं है। और ये जिस प्रकार ये जाति जनगणना के नाम का जो भूत निकाल रहे हैं ना, ये भूत, ये जो निकाल रहे हैं, इनको भी ये भूत निपकने वाला है। और जो इनके कहने से जो घरों से निकल कर ये जो मार काट करेंगे आपस में, जातियों को, एक जाति दूसरी जाति से जो भिड़ेगी, उनको भी ये बख्शने वाला नहीं है ये भूत। आगे आने वाला जो मंजर होगा बहुत खतरनाक होगा। जो ये करवा रहे इनके लिए भी, जो इनके कहने पर जो करेंगे उनके लिए भी। कोई नहीं मरेगा, आपस में मरेंगे हम और आप, क्योंकि ये तो अपने प्राइवेट जेट में, लालू के बेटे तो फिर उड़ जाएंगे। यहाँ कटेगा मरेगा कौन? हम और आप। ये दिखाई नहीं देंगे, ये प्राइवेट जेट में बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे, ये भी यूके जाके बैठ जाएंगे जाके, बाकी जो लोग बैठे हैं। तो इसलिए इन राजनीतिक दलों के चक्कर में जनता ना आए, इनके बहकाव में ना आए, नहीं तो किसी लायक छोड़ेगी नहीं, ना इस देश को छोड़ेगी, ना इस देश की जनता को छोड़ेगी, ना आपको छोड़ेगी, ना हमको छोड़ेगी। क्योंकि इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना। ये पिछड़ों का झंडा लेकर घूम रहे हैं। किस पिछड़े की इन्होंने गरीबी मिटा दी है? किस पिछड़े को इन्होंने एसपी डीएसपी बना दिया? ये खुद अमीर होते जा रहे हैं। और जो जिन पिछड़ों के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं, झंडा लेके घूम रहे हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। उनकी सूद कौन लेता है? ये सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे नीतीश का परिवार हो, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे मुलायम का परिवार हो, चाहे बिज्जू पटनायक का परिवार हो, चाहे ममता बनर्जी का परिवार हो, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। अपने को और अपने परिवार को और अपने जान पहचान वालों को, अपनी यार दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, न कि जनता के लिए काम करते हैं। कोई किसी की गरीबी मिटाने के लिए काम नहीं करता है, कोई किसी की जाति के लिए काम नहीं करता है। जो जाति के नाम से जो वोट लेते हैं, जाति के नाम से ये सत्ता में आते हैं, कोई किसी अपनी जाति के लिए काम नहीं करता है, कोई किसी अपने धर्म के लिए काम नहीं करता है। ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और जनता बहुत जल्दी भाग जाती है इनके कहने पर। इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करता हूँ, इन राजनीतिक दलों के बहकाव में ना आए, इनके कहने पर इस प्रकार का कोई काम ना करें, ताकि आप जिस कंडीशन में, उस कंडीशन से भी पीछे चले जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ जातियों का जहर घोल करके, सिर्फ आपका वोट पा करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। इनका और कोई मकसद नहीं है। ये कि कोई आपके आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, न आपकी गरीबी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना आपके रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मित्रों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए इन राजनीतिक दलों की इन भूखे भेड़ियों के चक्कर में ना आए जनता, और अपनी सूझबूझ से काम करे। उसी पार्टी को वोट दे जो पार्टी आपके बच्चों का भविष्य के बारे में सोचती हो, जो आपके भविष्य के बारे में सोचती हो, आपके रोजगार के बारे में सोचती हो, न कि जाति के नाम पे आप वोट डालें, ना धर्म के नाम पर वोट डालें। कि जाति और धर्म के नाम पर वोट ले लेते हैं, उसके बाद में लात मार देते हैं।
जीतने के बाद इनके पास अगर कोई भी आदमी जाता किसी काम के लिए, जानते नहीं है ये, पहचानते नहीं है ये तब तक आपके तलवे चाड़ते जब तक इनको आपका वोट ना मिल जाए। जैसे आपका वोट इनको मिल जाता, जैसे ये जीत कर सत्ता में आ जाते, भूल जाते आप कौन है। हम और आप में बदबू आने लगती है इनको। तो इनके बहकाव में ना है, इनको बहकाव में आकर के अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें। ये आपके और आपके भविष्य का, मेरा और आपके बच्चों का भविष्य के लिए ये काम नहीं करते हैं। उनके भविष्य की चिंता नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। इनको सिर्फ चिंता अपने परिवार की भविष्य की, अपने बच्चों की भविष्य की, अपने यार दोस्तों के भविष्य की, अपने रिश्तेदारों के भविष्य की। इनको ऐशो आराम चाहिए। हजारों करोड़ रुपये इन्होंने गमन कर रखा, देश का लूट करके इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। जब ये पार्टियां बनी थी क्षत्रिय दल, ये चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे मुलायम की पार्टी हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे ममता की, इन लोगों की कंडीशन क्या थी? इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, खाने के लिए पैसा नहीं था। ना ये कोई व्यापार करते, ना ये नौकरी करते हैं, ना इनका कोई उद्योग है। तो ये इतने जल्दी इतने अमीर, इतने करोड़पति कैसे बन गए? ये आपके हमारे टैक्स के पैसे को लूट करके बने हैं। इन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, इनके कोई उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं, इनके घर में कोई बड़े बड़े पदों पर नौकरी नहीं है, इनके घर में कोई आर्मी में नहीं गया, कोई बॉर्डर पर जाके नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ इन्होंने एसी में बैठ करके और जातियों का जहर घोल के, धर्म के नाम पर जहर घोल के, एक दूसरे को, जातियों को एक दूसरी जाति से लड़वा करके, फूट डाल करके वोट पाया है और वोट लेकर सत्ता में बैठे। और आप और हमारे भरे हुए टैक्स, दिए हुए टैक्स तो लूट के इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का जाने उन्होंने साम्राज्य बना रखा है। इसलिए इन राजनीतिक दलों के बहकाव में जनता ना आए, सोच समझ करके वोट करें, चाहे वो कोई भी पार्टी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट दें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको वोट दें, इसको वोट दें। मैं किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब भी आप जिसको भी वोट दें उसको वोट दें जो आपके भविष्य के लिए काम करता हो, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता हो, इस देश के बारे में सोचता हो, इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला रखा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो। तो ऐसी पार्टी को चुने, आप ऐसी पार्टी को सत्ता दें, क्या हाथ में सत्ता दें जो आपका भी कल्याण करे, आपके बच्चों का भी भविष्य बनाए और उस देश का भी कल्याण करे। ना कि इन लुटेरे लोगों को वोट दे के इनको जिता के आप गद्दी बैठा देते हो और फिर ये आपको नोच नोच करके खाते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि भारत की जनता भी जागृत हो गई है, ऐसी गलती नहीं करेगी। मगर फिर भी अगर किसी भाई के दिमाग में ये बात हो कि मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, मैं जो इसी को वोट दूंगा क्योंकि मेरे धर्म का है, मैं इसी को वोट दूंगा क्योंकि मेरी जाति का है। क्या आपकी जाति और धर्म का है? हो सकता है, लेकिन आपका नहीं हो सकता। जाति और धर्म के नाम पर आपको बरगला के आपका वोट लेके सत्ता में बैठने के बाद में आप कौन है ये नहीं जानते हैं। फिर ना आप इनकी जाति के, ना आप इनके धर्म के हैं। इसलिए इन लोगों से सचेत हो जाएं। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर जातीय जनगणना हुई तो इस देश में 80 करोड़ हिंदुओं में ऐसा गृह युद्ध होगा, वो आग ऐसी लगेगी, वो आग बुझाई से नहीं बुझेगी। देश इतना पीछे चला जाएगा। इतनी पुलिस फोर्स नहीं है, इतनी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है देश के पास कि उस आग को बुझाने के लिए, उस आग को शांत करने के लिए कंट्रोल कर सके। अभी समझ आपकी है, अब क्या करते हैं, समझ जनता की है। किसको वोट देती, किसको जिताती, किसकी सरकार लाती, कैसी सरकार चाहिए, ये जनता पर डिपेंड करती है। बस आज के में बस इतना ही, फिर कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।